हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे डायलेक्टिक मेटलिज्म के बारे में। इसके बेसिक एस्पेक्ट्स मैंने आपको समझा दिए। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में ऑफ डायलेक्टिक मेटलिज्म। 5 की एस्पेक्ट्स हैं इसके, और ये जो 5 की एस्पेक्ट्स हैं ये 5 पॉइंटर्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, जिसके बाद आपके पास पूरा एक रेडीमेड आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म की थ्योरी का, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म, डायलेक्टिक मेटलिज्म के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के इट वाज प्रेजेंटेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंजल्स, ये आपने सीख लिया है। कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंजल्स ने क्रिटिसाइज करा था हेगल की अप्रोच को ऑफ डायलेक्टिक आइडियलिज्म, ठीक है। और कुछ की एस्पेक्ट्स, 5 की एस्पेक्ट्स क्या हैं या 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स एंड डायमेंशंस क्या हैं डायलेक्टिक मेटलिज्म की। तो अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस लेक्चर के बाद इसे इजीली एड्रेस कर पाओगे, और जब नियर फ्यूचर में हम मार्क्सिज्म की थ्योरी को पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी और फटाफट हम उसे वाइंड अप कर लिया करेंगे उस टाइम पर। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 5 की एस्पेक्ट्स की ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ठीक है। सबसे पहला जो इसका की एस्पेक्ट है, जो पिलर है, इट इज मटेरियलिज्म। क्या है ये मटेरियलिज्म, हम ये सीखते हैं सबसे पहले। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, अब दोस्तों ये वाली बातें जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ना, थोड़ी सी हो सकता है कि आपके लिए टेक्निकल हो क्योंकि आप इसको पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अपने दिमाग में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था यही लेकर चलना। जब भी मटेरियल वर्ड आपके सामने आएगा ना, जो रियलिटी आपके सामने वर्ड आएगा, कभी मटेरियल या मटेरियलिज्म वर्ड आएगा, कार्ल मार्क्स का सब कुछ लेना देना क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक मटेरियल, रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज, बोर्जुआजी को मिलता है उसका फ़ायदा, पूंजीवादी व्यक्ति को, और प्रोलेटेरिएट अपनी मेहनत मजदूरी करते हुए, गधा मजदूरी करते हुए कैसे जेबें भरते हैं बोर्जुआजी क्लास की, और वो सिर्फ कुछ चुनिंदा वेजेस पे काम करते हैं। स्टार्क रियलिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शंस दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये सब कुछ उसी के बारे में। तो अपने दिमाग में उसी चीज़ का बेस लेकर इसको समझना, ठीक है, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल आइडिया है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स इसको देते हुए थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल अपनाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो सकता है। लेकिन अगर आप उस क्लास स्ट्रगल, बोर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट्स, हैव्स, हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर इसको समझोगे, वही दिमाग के अंदर बेस लेके समझोगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं इन 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू डायलेक्टिक मेटलिज्म। सबसे पहले कार्ल मार्क्स डिफाइन करता है अपने फिलोसफिकल आइडिया ऑफ डायलेक्टिक मेटलिज्म के अंदर कि मेटलिज्म से मतलब क्या है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ये मानता है मटेरियलिज्म एक बिलीफ है, एक सोच है, एक विचारधारा है कि जो भी मैटर होता है ना, कोई भी जो मैटर है, अब मैटर सुनने से आपको ऐसा लगेगा जो हम बायोलॉजी या केमिस्ट्री के अंदर मैटर को पढ़ते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया ये एक फिलोसफिकल आइडिया है। पहले पूरी बात आप सुन लो, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्ट उसी पॉइंट को करना, बोर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट, रिच पुअर, ठीक है, कि मैटर एक फंडामेंटल रियलिटी है। मैटर एक फंडामेंटल रियलिटी है, और कॉन्शियसनेस और जो आइडियाज हैं, कॉन्शियसनेस और जो भी किसी पर्सन के जो आइडियाज होते हैं, कॉन्शियसनेस का दोस्तों यहां पर मतलब है अवेयरनेस। ये चीज आपकी जागरूकता को दर्शाती है। मैटर एक फंडामेंटल रियलिटी है, और कॉन्शियसनेस और जो आइडियाज हैं वो डिराइव होते हैं, और वो डिपेंडेंट भी होते हैं। They are both derived and dependent on material existence. अब कार्ल मार्क्स की विचारधारा को यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करो मेटेरियलिज्म के एस्पेक्ट को, या इस बिलीफ को, या इस फिलॉसफी को समझने के लिए, कि आपको समाज के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था के स्तर पर, इकोनॉमी के स्तर पर
जो भी आपको देखने को मिलता है किसके पास क्या रिसोर्सेस हैं क्या नहीं है, आप उसको मैटर समझ सकते हो। ठीक है, कहता है वो एक फंडामेंटल रियलिटी है समाज के अंदर। अगर पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, गरीब लोग अगर किसी देश के अंदर रहते हैं, ये बात आप खुद बताओ मयूर निर्वैर, ये बनावटी है कि ये रियलिटी होती है? जब भी कोई रिपोर्ट क्लेम करती है या फिर गरीब लोग अगर किसी देश में हैं या वर्कर या जो पूंजीवादी व्यक्ति हैं, ये अगर एग्जिस्ट करते हैं और हैव्स एंड हैव नॉट्स का, रिच एंड पुअर का जो फर्क आता है समाज के अंदर, ये बनावटी होता है किसी भी देश के लिए या फिर रियलिटी होती है उस देश की? रियलिटी होती है ना। अब ये रियलिटी कहता है, ये जो मैटर है ना, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये एक फंडामेंटल रियलिटी है, कार्ल मार्क्स कहता है। और कहता है इसी रियलिटी के बेसिस पर लोग जागरूक होंगे और उनके खुद के अपने आप को लेकर, अपने जीवन को लेकर कुछ विचार बनेंगे। तो ये कॉन्शियसनेस और जो आइडियाज हैं, दे आर डिराइव्ड एंड डिपेंडेंट ऑन मटेरियल एग्जिस्टेंस। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के पास हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क आएगा, लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा हम मेहनत करके समाज में अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, या फिर ये समाज की व्यवस्था ऐसी है कि हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो और कमजोर होती चली जा रही है, हमें गुलामी करनी पड़ेगी, या फिर हम पूंजीवादी व्यक्ति हैं, हम जितना मेहनत करते हैं उसका जो श्रेय है हमारी इनकम की फॉर्म में, क्या वो हमें मिलता है या फिर वो हमारे हाथों से छीन लिया जाता है? क्या कुछ लोग कम मेहनत करके ज़्यादा अमीर होते हैं या कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करके भी गरीब रहते हैं? ये रियलिटीज़ हमें ये मैटर, ये इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं सोसाइटी की अर्थव्यवस्था की कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये बताती हैं। इसको मटेरियल वो कह रहा है। अब यहां पर आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंजल्स ने क्रिटिसाइज करा था, दे काउंटर्ड द डायलेक्टिक आइडियलिज्म की थ्योरी या आइडिया ऑफ हेगल। तो हेगल और हेगल के संदर्भ में जो उसके बास्केट एंड कैटेगरी में जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स आते थे, उनके अकॉर्डिंग ये डायलेक्टिक आइडियलिज्म क्या होता है। तो कार्ल मार्क्स हमें ये बताएगा डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी में कि आई डू नॉट बिलीव इन आइडियलिज्म, डायलेक्टिक आइडियलिज्म। ठीक है, डायलेक्टिक आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, डायलेक्टिक आइडियलिज्म की फिलॉसफी यकीन मानती है माइंड या फिर स्पिरिट के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब ये क्या है? डायलेक्टिक आइडियलिज्म बेसिकली ये बताता है कि कोई भी चीजें कैसी होनी चाहिए समाज के अंदर। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं भाई होनी कैसी चाहिए ये तो फिर सोचते ही रह जाओगे पूरे जीवन भर। पहले जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको तो फेस करो। और उसकी पूरी आवाज अपनी थ्योरी में वर्कर्स और प्रोलेटेरिएट के लिए, वर्किंग सेक्शन के लिए है, मजदूरों के लिए है, वर्करों के लिए, लेबरर्स एंड वर्कर्स के लिए। तो वो कहता है पहले अपनी परिस्थिति को समझो तो कि समाज में तुम्हारा तबका क्या है, तुम्हारा ओहदा क्या है, तुम किन परिस्थितियों से जूझ रहे हो। तो आइडियलिज्म जो कि बात करता है माइंड एंड स्पिरिट के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म लेकिन इंपॉर्टेंस देता है मटेरियल वर्ल्ड को, कि दुनिया में जो चीजें आपको जैसी दिख रही हैं, जैसी व्यवस्था बन रही है, स्पेशली आर्थिक व्यवस्था, वो आपकी रियलिटी है, ना कि अगर आप ऐसी बातें करो तो इससे कुछ चेंज आएगा। क्योंकि रियलिटी को समझकर, वही कहता है कार्ल मार्क्स कि रियलिटी को समझकर आपका कॉन्शियसनेस और आपके जो आइडियाज हैं वो प्रभावित होंगे, ना कि अगर आप पूरे दिन बैठ के स्टोरी मेकिंग करते रहो, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, काश हमने ऐसे कदम ले लिए होते पास्ट में तो आज हम करोड़पति होते। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सारी बातें फालतू हैं। आज आपके सामने जो रियलिटी खड़ी हुई है वही आपकी वास्तविकता है, उसको लेकर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन वो डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप उस वास्तविकता को समझोगे, क्योंकि वो जो मैटर है, वो जो आपकी वास्तविकता है, वो फंडामेंटल रियलिटी है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स देता है, एक तो मटेरियलिज्म का की एस्पेक्ट था डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी के अंदर, दूसरा की एस्पेक्ट है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी के अंदर डायलेक्टिक्स। दोनों कीवर्ड्स को वो अलग अलग करके हमें समझाता है। एक तो मटेरियलिज्म हो गया और दूसरा हो गया डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स वही है जैसा हम बात करते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस की, और कोई कहीं पर भी जब डिबेट्स हो रही होती है
तो दो ही पार्टीज होती हैं उसके अंदर, मतलब दोनों पार्टीज होती हैं उस डिबेट के अंदर, एक जो आर्ग्यूमेंट देगी फॉर में और एक अगेंस्ट में, राइट। तो कार्ल मार्क्स हमें कहता है रियलिटी को समझना, वास्तविकता को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियलिटी जो आज है ना वो हमेशा नहीं रहेगी। रियलिटी एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चीज है, वो वक्त जमाने के अनुसार चेंज होती रहेगी रियलिटी, ठीक है। और रियलिटी के साथ साथ जब ये कुछ चीजें चेंज होंगी तो उसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर और अर्थव्यवस्था के लेवल पर, इकोनॉमी और सोसाइटल लेवल पर कुछ डेवलपमेंट होगी। और ये डेवलपमेंट तब होंगी जब देयर विल बी इंटरैक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। बिना अपोजिंग फोर्सेस के कभी भी डेवलपमेंट या समाज के स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। अब यहां पर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी जब आप डायलेक्टिक मेटलिज्म के अंदर इस डायलेक्टिक मेटलिज्म के आइडिया को पोर्ट्रे करोगे कि ऐसा क्यों कह रहा है कार्ल मार्क्स कि रियलिटी जो है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, जिससे डेवलपमेंट आएगी। एंड डेवलपमेंट हमेशा अपोजिंग फोर्सेस की वजह से ही आती है, और ये अपोजिंग फोर्सेस कुछ भी नहीं है, अगेन दीज आर अपोजिंग आइडियाज एंड अपोजिंग कॉन्शियसनेस। तो यहां पर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी सोक्रेटिस की क्लास की अप्रोच, जो सोक्रेटिस अपनी क्लासरूम के अंदर अप्रोच अपनाता था और जो प्लेटो ने हमें अपनी किताबों के अंदर, अपनी थ्योरीज के अंदर जो बताई है। सेम 3 शब्दों का उपयोग करेगा कार्ल मार्क्स, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। थीसिस एक थ्योरी है, एक रियलिटी है, इसके सामने कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स निकलेंगी। एंटीथीसिस, दोनों के मिश्रण से बनेगी एक सिंथेसिस। सिंथेसिस कुछ टाइम के लिए हमें प्रतीत होगी कि ये भी एक रियलिटी है, लेकिन जैसे वक्त और जमाना बदलेगा इसके सामने फिर कोई एक काउंटर थ्योरी आके खड़ी हो जाएगी, काउंटर आइडिया खड़े होकर आ जाएगा। एंटीथीसिस और सिंथेसिस से दोबारा एक नया सिंथेसिस बनेगा, और ये सामाजिक स्तर पर जैसा प्लेटो कहता था, जैसा सोक्रेटिस कहता था, सेम कार्ल मार्क्स कहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ये चलता चला जाता है। जैसे थीसिस ये कहती है कि पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ में सब कुछ है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो इकोनॉमिक फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंटीथीसिस क्या है, जो प्लोरिटेरियट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको अपने अधिकार की आवाज उठाना अगर आ गई, दे विल डिमांड सर्टेन राइट्स, सर्टेन कंसेशंस, इवन दे कैन रिवोल्ट, दे कैन लॉन्च अ रेवोल्यूशन इन द कंट्री, जिसके बाद समाज के अंदर जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, वो चेंज होगी और कंट्री के अंदर एक नई सिचुएशन बनेगी। तो कैपिटलिस्ट क्लास का डोमिनेट करना थोड़े टाइम के लिए रियलिटी हो सकती है, लेकिन प्रोलेटेरिएट का रिवोल्ट करना उसके सामने उनके सामने एक स्ट्रगल प्रेजेंट होगा। जब कैपिटलिस्ट क्लासेस को, बोर्जुआजी क्लासेस को सहन नहीं कर पाएंगे प्रोलेटेरिएट के स्ट्रगल को, रिवॉल्यूशन को, तो समाज के अंदर ऑटोमेटिकली नए नए चेंजेस आएंगे, सत्ता में बैठे लोगों को कुछ अहम कदम उठाने पड़ेंगे। तो ऐसे प्रेजेंट करता है कार्ल मार्क्स अपनी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की थ्योरी को, और इसी को कहता है ये कि कभी भी समाज के अंदर नई डेवलपमेंट आती है या कोई नई रियलिटी आती है, रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंज जब होती है, और रियलिटी का नेचर ही ऐसा है कि रियलिटी स्थिर नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगी, वो अपोजिंग फोर्सेस की वजह से होती है। तो आप समझने की कोशिश करो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को दोस्तों। कार्ल मार्क्स यहां पर जब भी एंटीथीसिस की बात कर रहा है तो वो एक तरीके से अगेन चिंगारी लगाने का काम कर रहा है अपनी विचारधारा के अंदर। डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बोल रहा वो, लेकिन वो एक चिंगारी लगाने का काम कर रहा है। आगे चल के वो डायरेक्टली बोलेगा। कार्ल मार्क्स प्लेटो की तरह डरपोक नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? प्लेटो डरपोक है? प्लेटो डरपोक था। फिलोसोफर किंग के आइडिया को देते हुए वो कभी भी ये नहीं बोल पाया मैं ही हूँ फिलोसोफर किंग, मुझे बिठाओ सत्ता में, मैं अगर होता तो पेलोपोनेशियन वॉर में हम नहीं हारते, और मेरे गुरु जैसे लोगों को जो सच्चाई बोलने के लिए उनको मौत की घाट उतारा गया, मैं ऐसे लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देता। प्लेटो इस आइडिया को बहुत हिडन वर्ड्स में यूज करता था। कार्ल मार्क्स फिर भी ना आउटस्पोकर है, वो क्रिटिकल है अपनी भाषा के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर।
साफ सीधी तरीके से बात बोलता है, लेकिन फिर भी अभी एकदम से वो क्लियरली क्यों नहीं बोल रहा? आप कहोगे यहां पर डरपोक, तो सर कार्ल मार्क्स भी डरपोक नहीं है। कार्ल मार्क्स का आइडिया, जो विचारधारा जो थी ना लोगों को समझाने की, जो अप्रोच थी, जो मेथड था, वो गांधी जी की तरह था। आप कहोगे ये कौन सी बात कर रहे हो सर? बिल्कुल एग्जैक्टली दोस्तों, मैं यही बात कर रहा हूँ। और इसी वजह से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये कार्ल मार्क्स और गांधी का क्वेश्चन पूछा था 2020 में, उसको कंपेयर करवा लिया था और प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बना दिया था। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको पता है भगत सिंह बचपन से नफरत करता था। पहले तो बचपन में प्यार करता था, फिर बाद में नफरत करने लगा था गांधी जी की वजह से। उसको गांधी जी की एक अप्रोच पसंद नहीं आई थी कि गांधी जी किसी भी मूवमेंट को लॉन्च कर मार्क्स स्केल पर एकदम से विड्रॉ कर लेते थे। अगर आप गांधी जी की विचारधारा को समझोगे ना, जब आप गांधीज्म की फिलोसफी मेरे साथ पीएसआईआर में पढ़ोगे, तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि गांधी को आज तक लोग जिन जिन पॉइंट पे क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग गलत है, गांधी गलत नहीं थे। जब आप उनको समझोगे ना, आपकी गांधी को लेकर जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, अगर आप ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ उसको सुनोगे। आप पहले से मन बनाकर ही आए हो कि हमें गांधी को क्रिटिसाइज ही करना है, गांधी ऐसा था वैसा था, गांधी की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गई, तो अलग बात है। लेकिन जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसका, और गांधी की विचारधारा और गांधी जी की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक नई चीजें मिलेंगी उसके अंदर। गांधी जी बहुत बार ये जानते थे कि देखो, मासिस को मैं उजागर करता हूं कि तुम जो है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, तुम उसमें नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का यूज करो। गांधी जी मूवमेंट को विड्रॉ इसलिए कर लेते थे बिकॉज गांधी जी न्यू डैट मासिस बहुत बार रेडी नहीं है एकदम से। अगर वो कहीं आक्रोश में आके, जैसे चौरी चौरा के अंदर थाने में आग लगा दी गई थी, 22 पुलिस वालों को मार दिया था, तो गांधी जी जानते थे कि अगर ये लोग पकड़े गए ना तो बहुत लाठियां पड़ेगी इन लोगों को, और अगर 1000 लोगों में से 25 लोगों का मनोबल टूट गया तो उन 25 को देखते हुए बाकी जो 1000 के 1000 है उनका भी मनोबल टूट जाएगा, और फिर वो दोबारा कभी एकजुट होकर देश की आजादी के लिए कभी खड़े ही नहीं होंगे। अब अप्लाई करो इस चीज को कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंदर, ऐसे धीरे धीरे करके इंटरकनेक्शंस आप सीखोगे। कार्ल मार्क्स देखो जानता है कि वर्कर्स और प्रोलेटेरिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कभी अपने अधिकारों के लिए खड़े ही नहीं हुए हैं। वो अपने अधिकारों को, पहली बात है, जानते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो गुलामी करने के लिए पैदा हुए, और कभी वो एक चुप भर आवाज नहीं निकालते हैं अपने साथ हो रहे हुए शोषण के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए कभी आवाज नहीं उठाते हैं। कार्ल मार्क्स अगर एकदम से ही क्रांति की बात कर देता अपने शब्दों के अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर, कार्ल मार्क्स जानता था आई हैव टू टीच पीपल, प्रोलेटेरिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सर्टेन थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अगर मैं एकदम से चीजों की बॉम्बार्डमेंट अगर उनके ऊपर करूंगा, वर्कर्स डर जाएंगे। अगर कल को प्रशासन को पता लग गया, और मैंने अपनी थ्योरीज के अंदर डायरेक्टली प्रशासन को अगर क्रिटिसाइज कर दिया, आप यहां पर देख रहे होगे बोर्जुआजी क्लास कंट्री को तो नहीं चलाते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाते, तो वो बोर्जुआजी को क्रिटिसाइज कर रहा है। समझ रहे हो? राहुल गांधी अंबानी अदानी के पीछे पड़ा रहता है, और फिर जाके बैकग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी का नाम यूज करता है प्रधानमंत्री का, कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार चला रहे हैं। कार्ल मार्क्स यहां पर सरकार को बेसिकली डायरेक्टली क्रिटिसाइज अभी नहीं करना चाह रहा एकदम से, क्योंकि वो जानता है प्लोरिटेरिएट को एकदम से उजागर करते हुए, क्रांति के बारे में उनको मैसेज देते हुए सड़कों पर एक बार तो आ जाएंगे मेरे कहने से। और सरकार को अगर पता लगा, इतनी लाठियां देगी ना सरकार इनमें, इतने डंडे मारेगी इनमें, इनके अंदर दोबारा कभी जज्बा नहीं होगा खड़े होने का। और वैसे ही अभी डरे हुए हैं, अभी डरपोक हैं। अभी पहले मेरे को इनके अंदर विल पावर जगानी है, वो कि अपने हक के लिए तुम लड़ो तो सही, तुम्हारे अंदर वो आग तो हो कि कल को अगर हमें क्रांति करनी पड़े तुम पीछे तो नहीं मुड़ोगे, जान चली जाए लेकिन सड़कों पर आओगे क्या फिर भी। कार्ल मार्क्स ऐसे लोगों की साइकोलॉजी को धीरे धीरे करके बिल्ड करना चाह रहा है, क्योंकि इससे पहले लोगों ने वो वाली बातें सीखी नहीं। कार्ल मार्क्स यहां पर कभी भी कोई रेवोल्यूशन की या कोई भी जो बात कर रहा है, वो रेवोल्यूशन वर्ड एकदम से इसलिए यूज नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर कार्ल मार्क्स जानता है मैं अपनी टीचिंग्स या जो लर्निंग्स हैं वो किसी छोटे बच्चे को नहीं दे रहा हूं। छोटे बच्चे को तो जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, मैं यहां पर उन 25-25, 30-30, 50-50 साल के लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने पसीने से और अपनी मेहनत से अपनी कमर तोड़वाने के तरीके से इस अर्थव्यवस्था को कायम रखा, लेकिन जिसका पूरा फायदा बुर्जुआजी क्लास ने उठा लिया। तो अगर मुझे उनको अधिकार से, जिससे अभी तक वो वंचित थे, वो दिलवाने अगर वो वाले अधिकार, तो आई हैव टू टीच देम सर्टेन थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, सो दैट व्हेन
the time for the revolution comes, they don't get withdraw from that struggle. और यहां पर कार्ल मार्क्स का कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए कार्ल मार्क्स की इतिहास के अंदर बहुत इज्जत है. प्लेटो का स्वार्थ बाद में जाकर हमें पता लगता है कि ये साला फिलोसफर किंग का आइडिया अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए दे रहा है. कार्ल मार्क्स ने पूरा वर्कर्स का साथ देखकर कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं करी दैट आई वांट टू बिकम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. और यही इसी रीजन की वजह से एज कंपेयर टू जितने पॉलिटिकल लीडर्स आप देख लो, हमारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी का वर्चस्व उन सबसे ऊपर है. गांधी की सबसे ज्यादा इज्जत है एज कंपेयर टू वो सारे लीडर्स. कि गांधी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह के अंदर कहीं पर भी, या जब भी राजनीति पोस्ट की कोई बात आई, राजनेता बनने की, कभी कोई पोजीशन, कोई अपना लोभ नहीं रखा, कोई मोह नहीं रखा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे होम मिनिस्टर बना देना, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर मेरी तारीफ करना, अम्बेडकर को हटाओ, मैं बनाऊंगा संविधान, मैं लेकर आऊंगा अच्छा सा संविधान बनाने के लिए. गांधी जी ने ऐसे कोई मंशा रखी नहीं. इसलिए गांधी जी की इज्जत है. चाहे भले वो चिड़े बैठे हों, रूठ जाते हों, बात बात पे करवा चौथ रख लेते हों, फास्टिंग करने लग जाते थे वो, लेकिन फिर भी जब हमारे पास उसके पुख्ता सबूत ही नहीं है, बंदा सामने से कह ही नहीं रहा मुझे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दो, या ये पोस्ट दे दो, या मेरे रोल को उजागर करो, हटाओ अम्बेडकर को, मैं बनाऊंगा संविधान. जब ऐसा उस बंदे ने कहा ही नहीं, तो बाकी सारी चीजें तो एजम्पशंस है ना. इसलिए इज्जत है, इसलिए उस बंदे की फोटो नोट पर है, और इसलिए इतिहास में कार्ल मार्क्स की क्रांतिकारियों के बीच में इतनी इज्जत थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको दी, बहुत ज्यादा. ठीक है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको किसी भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को, फिलोसफर को, उनके लेंस के थ्रू आपको उनको समझना पड़ेगा. आप अजम्पशंस नहीं दे सकते, आपको जानना पड़ेगा कि वो अगर किसी पॉइंट पर कोई एक आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ एक बात कह रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं. दूसरे पॉइंट पर अगर वो अपनी बात से पलट जा रहे हैं, तो वो क्यों पलट जा रहे हैं. क्या वो दोगले हैं? वो दोगले नहीं है, वो होशियार आदमी, वो दिमाग से चल रहे हैं. वो आपकी तरह एकदम से उत्तेजित होकर अफरा तफरी में कोई डिसीजन लेना पसंद नहीं करते पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, फिलोसफर्स. इसलिए तो हम अपनी पीएसआईआर की डिस्कशन में गांधी जी को भी एक फिलोसफर के तौर पे रखते हैं. गांधी इज नॉट पोर्ट्रेड एज लीडर एज सच. अगर आप पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और फिलोसफर्स के नजरों से आप उनको देखो, वो पॉलिटिकल फिलोसफर माने जाते हैं, बिकॉज दिमाग में पहले वो पूरा एक चक्रव्यूह बनाते थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स को उस जाल में फंसाने की कोशिश करते थे मासेस का सहारा लेकर. वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह की तरह, गदर पार्टी, होम रूल लीग मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरह एकदम से उत्तेजित नहीं होते थे. और यही रीजन है कि उनको लाठियां पड़ती थी और वो मारे गए किसी ना किसी केस के चलते. गांधी जी ने देश भी आजाद करवा दिया और कभी लाठी भी नहीं खाई, क्योंकि दिमाग से चला ये व्यक्ति. हम यहां पर कंप्लीट तरीके से गांधी जी को सपोर्ट या भगत सिंह या रेवोल्यूशनरी लीडर्स को कंप्लीट तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं. हम यहां पर पॉलिटिकल फिलोसफर्स के नजरों से, उनके नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कब कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही है, कौन कब कौन से कॉन्टेक्स्ट में गलत है, या अगर वो गलत नहीं तो एटलीस्ट उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि वो उत्तेजित होकर कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है वो पर्सन जिससे वो अपनी कब्र खुद खोद ले रहा है. ये आप पीएसआईआर में बहुत अच्छे से सीखोगे. और पीएसआईआर को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा तो इससे आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री इज द बेस्ट टीचर. ठीक है, तो ये है डायलेक्टिक्स. तो इसी डायलेक्टिक्स के अंदर कार्ल मार्क्स हमें ये बताते हैं कि ये पर्सपेक्टिव इस चीज को एम्फसाइज करता है कि चेंज जो है, चेंज इज नॉट साइक्लिकल इन नेचर. परिवर्तन जो होता है कभी भी, वो साइक्लिकल नहीं है नेचर के अंदर. ठीक है, बट वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. साइकिल का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आज जो है एक अच्छा चेंज आ गया, फिर एक बुरा चेंज आ गया, फिर एक अच्छा चेंज आ गया, फिर एक बुरा चेंज आ गया. ऐसी साइकिल नहीं चलती है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसकी धारा बहते चलती है थ्रू दिस थ्योरी ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. और यही चेंज, यही परिवर्तन हमें समाज के अंदर और पूरे के पूरे समाज को, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक हायर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है. ये कांस्टेंट चेंज की जो रियलिटी है कि समाज के अंदर परिस्थितियां कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं,
यही हमें एक हायर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद कार्ल मार्क्स बात करते हैं अपने इस डायलेक्टिक मेटलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर तीसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और वो है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म की फिलॉसफी को अप्लाई करते हो, जिसके बेसिस पर आप अपने देश का या तो इतिहास समझ सकते हो और सोशल डेवलपमेंट जो आपके देश में हो रही हैं आप उनको समझ सकते हो, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। इस अप्रोच के अनुसार यह अप्रोच ये आर्ग्यू करती है कि जो हिस्टोरिकल चेंज हैं, इतिहास में जो भी चीजें कभी ना कभी बदली हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ये कहने की कोशिश हमें कर रहा है यहां पर कि बोर्जुआजी क्लास एकदम से तो पावर में नहीं आ गए होंगे और एकदम से तो शोषण होना स्टार्ट हो नहीं गया होगा प्रोलेटेरिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। जैसे हम इंडिया स्पेसिफिक अगर यहाँ पर एक अप्लाई करें एक एग्जांपल के साथ, मतलब ये आपको यहाँ पर लिखना नहीं है लेकिन एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, औरतों की परिस्थिति अर्ली वैदिक एज के अंदर बहुत अच्छी थी ना, लेटर वैदिक एज के अंदर ही वो जाकर खराब हुई और तब से लेकर अभी तक खराब है ना। तो ये चेंज एकदम से तो नहीं आया होगा, रातों रात तो नहीं बदल गया होगा, हिस्ट्री में ये चेंज किसी टाइम पर होना शुरू हुआ होगा, है ना। तो वो कहता है कार्ल मार्क्स कि हिस्टोरिकल चेंजेस जो हैं दे आर ड्रिवन बाय डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन प्रोडक्टिव फोर्सेस। कुछ लोग जो कि समाज में बाप बनने की कोशिश करते हैं, और आगे चलकर कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं इन्होंने अपना वर्चस्व बनाकर जो इकोनॉमी की कमान है वो तो अपने हाथ में रख ली, लेकिन इसकी वजह से जाने अनजाने में यही वो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं जो कि समाज के अंदर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस को पैदा करेंगी, एंड दीज कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन these productive forces versus existing social relations। कहने का मतलब साफ है, वो यहां पर बात कर रहा है कि जब पूंजीवादी व्यक्तियों ने इकोनॉमी की कमान अपने हाथ में संभाली तो उनको नहीं पता था कि आगे चलकर कुछ लोग जो हैं जिनसे आप पूंजीवादी बने हो वो आपके खिलाफ खड़े होंगे और एक दिन आपसे सवाल जवाब करेंगे और हो सकता है क्रांति भी कर दे, और जब वो क्रांति करेंगे तो अगेन रियलिटी जो अभी तक समाज की चली आ रही है वो चेंज हो जाएगी। समझ में आया? चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक मेटलिज्म के अंदर जो कार्ल मार्क्स हमें प्रेजेंट करता है, that is he presented a critique of capitalism, और ये चीज आप अच्छे से जानते हो, he presented a critique of bourgeoisie class। तो डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम कैपिटलिज्म को समझते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर खुद उस सिस्टम के अंदर देयर आर इनहेरेंट, यानी कि उसके अंदर शामिल हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस, और वो कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं? दो फॉर्म में है, ठीक है। एक तो लेबरर्स की एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। तो ये कौन है? लेबरर्स, ये है प्रोलेटेरिएट, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो गिने चुने लोगों के हाथ में है ये है बोर्जुआजीज। तो कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर आपको दो लोग देखने को मिलते हैं, एक जो शोषण करते हैं, एक वो जिनका शोषण होता है। अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स कहता है
कि ये रियलिटी भी चेंज होगी, क्योंकि ऐसा सिस्टम कुछ सालों तक, कुछ डिकेड्स तक, कुछ सेंचुरीज तक भले ही टिक जाए, लेकिन इसका डाउनफॉल सुनिश्चित है। और ये जब इसका डाउनफॉल होगा ऐसे सिस्टम के डाउनफॉल के बाद ही कम्युनिस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा, जब लोग क्रांति करके अपनी आवाज को उठाएंगे, अधिकारों की आवाज को उठाएंगे और सामाजिक व्यवस्था को चेंज करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स हमें प्रेजेंट करता है अपने इस डायलेक्टिक मेटलिज्म के फिलॉसफी में, दैट इज सोशल क्लास स्ट्रगल। सोशल क्लास स्ट्रगल। डायलेक्टिक मेटलिज्म एक चीज को बहुत हाईलाइट करता है जो अभी हमने पढ़ा प्रीवियस पॉइंट के अंदर ही, दैट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट। और वो कहता है जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, अच्छी बातें चलते रहते उनको, क्योंकि यही एक ड्राइविंग फोर्स बनेंगी आगे चलकर, जिसकी वजह से समाज के अंदर सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको समाज के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। और वो कहता है कि ये जो स्ट्रगल है बिटवीन प्रोलेटेरिएट एंड बोर्जुआजी, ये एक की फैक्टर होगा जिसकी वजह से समाज जो है वो डेवलप करेगा, जिसको हम बोल रहे थे कि दिस विल बी सीन एज हायर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। यही बनेगी एक हायर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। तो इस थ्योरी, इस फिलॉसफी के कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि डायलेक्टिक मेटलिज्म एक फिलोसफिकल और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स दुनिया के उन सभी कोनों के अंदर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है, तीन चीजों के ऊपर फोकस करते हुए कि एक, वहां पर मेटीरियल कंडीशंस क्या बन रही हैं, अभी व्यवस्था कैसी है, उन मेटीरियल कंडीशंस के आगे क्या फ्यूचर में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएंगी क्या, और जब कॉन्ट्राडिक्शंस आके खड़ी हो जाएंगी तो वही एक प्रोसेस बनेगा ऑफ चेंज एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट विद इन सोसाइटी। और इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो? सिंपल, ये जो कंक्लूजन में कार्ल मार्क्स हमें बता रहा है कि डायलेक्टिक मेटलिज्म एक फिलोसफिकल और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, जिसकी वजह से हम दुनिया के ऐसे हर एक कोने के अंदर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं, जो कि फोकस करती है तीन चीजों के ऊपर। मटेरियल कंडीशंस क्या हैं समाज के अंदर, क्या उन मटेरियल कंडीशंस के सामने कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और अगर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो क्या आगे चलकर, मतलब इसमें कोई हमारा सवाल नहीं है कि आगे चलकर निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर मटेरियल कंडीशंस हैं, उसके सामने कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो एक देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। यही है इसकी थ्योरी ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो प्रॉपर डिटेल्ड मैनर के अंदर मैंने आपको बता दिया डायलेक्टिक मेटलिज्म, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डायलेक्टिक आइडियलिज्म ऑफ हेगल। और डायलेक्टिक मेटलिज्म के अंदर जो कार्ल मार्क्स के ये जितने भी आइडिया हैं, जितनी भी हमने बातें करी, इसके जितने भी की एस्पेक्ट्स हमने समझे, आप इसको जो फ्रीडरिक एंजल्स है उसके साथ भी पोर्ट्रे कर सकते हो, क्योंकि दोनों ने साथ मिलके ही दिया था आइडिया। और इन्होंने जो हेगल है उसके डायलेक्टिक आइडियलिज्म के आइडिया को क्रिटिसाइज करा था। डायलेक्टिक वो इसलिए क्योंकि एक विचार है, एक विचारधारा है, समाज में एक नैरेटिव है, उसके आगे चलकर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे, वो कॉन्ट्रडिक्शंस आने की वजह से अभी तक जो समाज की रियलिटी चल रही है वो रियलिटी आगे चलकर चेंज होगी। और जो भी ये मैटर और रियलिटी की जो बात कर रहा है, ये हमेशा बात कर रहा है हैव्स एंड हैव नॉट्स की, प्रोलेटेरिएट वर्सेस बोर्जुआजी, ठीक है। और यही आगे चलकर इसका एक बेस फिलॉसफी बनेगी, इसकी ये वाली डायलेक्टिक मेटलिज्म की, ऑफ अ बिग क्रांति, अ बिग रेवोल्यूशन, ठीक है।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।